Hello student, I am Dr. S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College Khopoli. The title of our presentation is Sargassum, Brown Algae. ये हमारे presentation का title है. Sargassum एक brown algae है and it is from the division Phaeophyta. Now let us see the contents. Occurrence of Sargassum, morphology of Sargassum, reproduction in Sargassum, alternation of generation in Sargassum, economic importance of Sargassum. So this is the content of our presentation. Let us begin with the occurrence of Sargassum. The Sargassum is a marine algae. So this algae is marine that occur in salty seawater. It is found in tropical, subtropical and temperate regions of the world. तो दुनिया के हर समंदर में ये पाई जाने वाली अलगी है. द सी नियर वेस्ट इंडीज़ इज़ नेम्ड एज सारगसो सी. अभी वेस्ट इंडीज़ के पास एक समंदर का हिस्सा है जहाँ ये सारगसम बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती है, तो उसका रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. तो इतना होता है कि वो जो समंदर है उसका एक हिस्सा ब्राउन दिखने लगता है, तो उस हिस्से को सारगसो सी कहा गया. तो इतनी बड़ी मात्रा में ये सारगसम कुछ हिस्सों में, समंदर के हिस्सों में बढ़ता है. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सारगसम. इन इंडिया अबाउट 16 स्पेसीज़ ऑफ सारगसम हैव बीन रिपोर्टेड. तो भारत में तकरीबन 16 स्पेसीज़ ये सारगसम के पाए गए हैं. दुनिया में वैसे तो 1,500 स्पेसीज़ सारगसम के पाए गए हैं. दिस algae is found in मुंबई, मालवन एंड लक्षद्वीप. तो हमारे पास जो कोस्टल एरिया है मुंबई, मालवन और लक्षद्वीप, तो यहाँ पे भी ये सारगसम पाया जाता है. अगर आपको देखना है तो यू कैन विजिट दिस प्लेसेस एंड सी द सारगसम. सो दिस इज़ द ऑकरेंस. सो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ सारगसो सी. वो मैंने कहा ना, जो वेस्ट इंडीज़ के पास जो एक समंदर है, उस समंदर में ये सारगसम इतनी बढ़ जाती है कि यू कैन सी दिस ब्राउनिश कलर इम्पार्टेड बाय द सारगसम टू ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ सी. तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तुम्ही बघा की हे ब्राऊन कलर्स त्या ठिकाणी हा समुद्राला आलेला आहे की नाही. निळेशार पाणी दिसते आणि तपकिरी रंगाचं या ठिकाणी तुम्हाला सारगसम पाहायला मिळेल. तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हे सारगसम काही काही ठिकाणी वाढलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. नाउ लेट अस सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ सारगसम. द प्लांट इज़ मच ब्रांच्ड गिविंग बुशी अपीयरेंस. तो ये एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होता है उसकी तरह ये बुशी अपीयरेंस उसका दिखता है, ज्याला मराठीमध्ये झुडूप असं म्हणतात. त्या झुडपासारखं सारगसम आपल्याला दिसतं. द प्लांट बॉडी इज डिवायडेड इन टू होल्ड फास्ट, द मेन ॲक्सिस अँड द ब्रांचेस. तर हे जे प्लांट आहे ह्याला हे प्रमुख त्याचे अवयव आहेत. तो ये जो प्लांट है सारगसम अलगी, उसके ये पार्ट्स हैं होल्ड फास्ट, मेन एक्सिस एंड ब्रांचेस. फ्रॉम द मेन एक्सिस अराइज branches of unlimited growth and branches of limited growth called primary and secondary laterals. So this is the important feature of sargassum. अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो सारगसम अलगी में दो किस्म की ब्रांचिंग दिखते हैं. एक जो ब्रांचिंग है दैट इज़ ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और उसे ही प्राइमरी लैटरल कहा जाता है, और दूसरी किस्म की ब्रांचिंग है उसे कहते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और उसे ही सेकेंडरी लैटरल कहा जाता है. तो इस तरह से उसमें ब्रांचिंग भी पाई जाती है. तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सारगसम. द प्राइमरी लैटरल ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड सेकेंडरी लैटरल आर ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. तो यहाँ पे जो प्राइमरी लैटरल होती है तो वो प्राइमरी लैटरल की जो ग्रोथ है अनलिमिटेड है और सेकेंडरी लैटरल की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है. ये बातें ध्यान में रखनी है. द सेकेंडरी लैटरल इज़ लीफ लाइक इन अपीयरेंस with a smooth or serrate margin
called leaf or phylloclade. So this is important feature of sargassum. sargassum के अंदर में जो सेकेंडरी लैटरल होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो पत्ता होता है उसकी तरह दिखता है, तो इसीलिए उसको लीफ भी कहा जाता है, बट इट इज़ नॉट ए ट्रू लीफ, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी मे कॉल इट एज लीफ, but actually it is a phylloclade. So this is also one of the important feature of sargassum. Now this is the figure. So whatever description I have told you in the previous slide, the same thing is drawn here accordingly. तो इस फिगर को ध्यान से देखना है। ये स्लाइड में जो हमने डिस्क्रिप्शन किया है उसी प्रकार से इस स्लाइड में आपको ये फिगर मिलेगी। So this is the thallus of sargassum. So observe it keenly. The plant body has these parts. As I told you, it has a basal part called holdfast. So it is a broader part of this particular main axis. So from this holdfast, there is elongated main axis. So you can see this main axis is extending like this. So up to here, this is the main axis. Okay. Then there is branching. So here you can see branching, and this branching is called laterals. Okay. So this is the primary lateral and this is secondary lateral. Primary lateral is of unlimited growth and secondary lateral is of limited growth. So these things you have to remember very carefully. Primary lateral is of unlimited growth and secondary lateral is of limited growth. So another most important thing that you have to remember, this is secondary lateral, it is not a true leaf, it is a false leaf, isn't it? But it appear like an angiospermic लीफ। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये सेकेंडरी लैटरल जो है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो पत्ता होता है उसी तरह दिखता है। सो यू कैन सी हियर द सीरेट मार्जिन, मिडरिब, ऑल दिस पोर्शंस आर देयर, बट इट इज़ नॉट ए ट्रू लीफ, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी मे कॉल इट एज लीफ और फाइलोक्लेड। तो ये ब्रांचिंग के बारे में हो गया। ओके, सो दिस इज हियर यू कैन सी दिस प्राइमरी लैटरल कैन ग्रो अनलिमिटेडली, और ये सेकेंडरी लैटरल उसका इतना ही ग्रोथ होता है। सो दिस इज़ अबाउट ब्रांचिंग और इट इज़ कॉल्ड लैटरल्स। ओके, another feature of the sargassum is there is a pear shaped small structure here, and this is called air bladder. So naturally it is filled with air. इसके अंदर हवा होता है, गैस होता है, और ये जो एयर ब्लैडर है, ये एयर ब्लैडर इस प्लांट को, इस अलगी को इरेक्ट रखने में मदद करता है। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर? द एयर ब्लैडर हेल्प्स द प्लांट टू रिमेन इरेक्ट इन water body. Okay, so it gives a kind of buoyancy to the thallus. So this is another feature of the sargassum. Now moving to this particular portion, so here you can see this is the another kind of branching, and this is called fertile branch. Okay, so this is fertile branch. So on this fertile branch there is a small branching again, and this small branching contains sex organs. As it is a fertile branch, naturally it will contain sex organs, and these sex organs are located on this particular small tiny branching called receptacle. Okay, so this receptacle contains very minute microscopic cavities, and these cavities are called conceptacles, and these conceptacles contain sex organs. तो ये सारगैसम का जो प्लांट बॉडी है, उसका थैलस है, उसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन। ओके, सो यू हैव टू ऑब्जर्व दिस फिगर वेरी केयरफुली, and you have to draw this figure in examination, theory as well as practical. Okay, so there are
different figures in book also, so you can refer that figures also. So here are the few figures that are given in book, so you can refer these figures also. But this figure that I have drawn here is according to the description, so it is more detailed, so you have to refer this figure only. So for your information, you can see these figures also. So here this is the main axis, and here you can see this receptacle branch, air bladder. Okay, these are the secondary laterals. Again here air bladder, receptacle. Here is air bladder, receptacle, and secondary lateral, and this is the main axis. Okay, this is main axis. So this is the description of sargassum and it is morphology of sargassum. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. पहले स्लाइड में आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, वो डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ लेना और उसके बाद में ये फिगर देख लेना. ओके, नाउ लेट अस सी the further additional characters that I have already described in figure. So here again I have written the text. There are some fertile branches called receptacle that I have shown you. The receptacle. Receptacles are the places where sex organs are developed. Okay, जैसा मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि ये जो receptacles होते हैं, okay, this is the receptacle. ये receptacle, ये छोटे छोटे ब्रांचिंग. तो इसके ऊपर कॉन्सेप्टेकल होते हैं जो हमें आँख से नहीं दिखाई पड़ेंगे. उसे देखना है तो उसको माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ेगा ट्रांसफर सेक्शन लेके. सो दिस इज द रेसिप्टैकल एंड दिस रेसिप्टैकल कंटेंस conceptacles and these conceptacles are nothing but the cavities containing sex organs. तो वो conceptacle के बारे में यहाँ पे लिखा है. So receptacles are the places where sex organs are developed. So male and female sex organ are present in the conceptacle and that are present on receptacle. There are small circular egg-shaped vesicles called air bladder filled with gases. So I have told you that air bladders, they give the buoyancy to the plant and keep the plant erect in water body for proper photosynthesis. The air bladder help plant to float erect in water. Okay. Receptacles contain embedded cavities called conceptacles which contain sex organs. So this is the important feature you have to remember. You should not forget this thing. ये receptacles बहुत important होते हैं and these receptacles are present on fertile branch and these receptacles contain minute cavities called conceptacles. Okay, so these are the minute cavities called conceptacle which contain sex organ, that is male and female sex organ, and these conceptacles can be seen under microscope. So this is the description of morphology of sargassum. Now moving toward the another important aspect, that is reproduction in sargassum. Reproduction in sargassum is of two types. One is vegetative reproduction and another is sexual reproduction. What is vegetative reproduction? It is very simplified reproduction because it is algae. Vegetative reproduction, during the process a fragment from parent body is detached that grow into new thallus. So it is a very simple kind of reproduction that occur through fragmentation. So what happens here? A fragment separates from parent thallus or parent body and that particular separated fragment grow into new thallus. So therefore this vegetative reproduction is very simple kind of reproduction that occur in lower plants, that is algae and that is sargassum. Okay, so there is nothing much more to describe about vegetative reproduction. So what is important? Sexual reproduction. Okay, now let us see sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सार्गैसम. अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसके डिटेल्स में जाएंगे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सार्गैसम इज ऑफ oogamous टाइप. ओके, ये जो रिप्रोडक्शन होता है सार्गैसम का वो oogamous टाइप का होता है.
The sex organs are developed on receptacles within conceptacles. So as I told you, there is a fertile branch on thallus, and these fertile branches contain receptacles, and these receptacles contain cavities, microscopic cavities called conceptacle, and these conceptacle contain male and female sex organs. Okay, now male sex organ is antheridium and female sex organ is oogonium, that you are familiar with all these terminologies, antheridium and oogonium. The conceptacles are always unisexual, so this is also important feature of sargassum. ये जो conceptacles होते हैं वो unisexual होते हैं, यानी कि male conceptacle and female conceptacles are separate. Therefore sargassum is unisexual. Okay, एक ही conceptacle के अंदर दोनों sex organ नहीं होते हैं. So sex organs are developed in different conceptacle. Male conceptacle produce antheridium and female conceptacle produce oogonium. So this is the thing you have to remember. Now let us see the male conceptacle that develops antheridia. Okay, male sex organ antheridia. अभी ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम. The antheridia are developed in male conceptacle. Okay, naturally antheridia will be developed in male conceptacle. The conceptacle cavity is covered with a fertile layer at the bottom. From the bottom fertile layer there arises elongated structures. Some are fertile and some are non-fertile. Fertile filaments bear antheridia and non-fertile cells produce paraphysis. So this is the important description you have to remember. इसको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये important description है. अब इसमें क्या होता है, ये जो conceptacle cavity होती है उसके बेस में fertile layer होता है और ये fertile layer से फर्टाइल फिलामेंट और नॉन फर्टाइल फिलामेंट बढ़ते हैं. तो फर्टाइल फिलामेंट के ऊपर एंथेरिडिया आएंगे और नॉन फर्टाइल जो फिलामेंट है उसे पैराफाइसिस कहेंगे. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन यू हैव टू एम्फेसाइज. द एंथेरिडियल मदर सेल इज डिप्लॉयड. द एंथेरिडियल मदर सेल इज डिप्लॉयड. इट डिवाइड्स meiotically and then mitotically to produce many antherozoids. So again this is important thing that you have to remember. ये भी ध्यान से पढ़ लेना. क्या होता है कि एंथेरिडियल मदर सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और उसका डिवीजन पहला हो जाता है मियोटिकली, यानी माइटोसिस हो जाता है और उसके बाद में बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन हो जाते हैं. पहले मियोसिस हो जाता है फिर माइटोसिस हो जाता है और माइटोसिस बहुत सारा हो जाता है रिपीटेडली और उससे क्या हो जाता है एंथेरोजॉइड्स पैदा हो जाते हैं. सो नंबर ऑफ एंथेरोजॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथेरिडिया थ्रू दिस प्रोसेस. ओके, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ लेना है कि ये जो एंथेरिडियल मदर सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है और फिर उसका पहला मियोसिस होता है फिर बाद में माइटोसिस होता है और इस तरह से फिर क्या डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स पैदा हो जाते हैं. और ये एंथेरोजॉइड्स कहाँ तैयार हो रहे, ये एंथेरिडिया के अंदर. तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. अब आगे हम देखेंगे इसका फिगर क्या है. ओके, मेल कॉन्सेप्टेकल. सो दिस इज़ द फिगर ऑफ मेल कॉन्सेप्टेकल. ओके, सो दिस मेल कॉन्सेप्टेकल इज प्रेजेंट ऑन रेसिप्टेकल एंड इट इज़ ए कैविटी. इट इज़ ए कप लाइक कैविटी. ओके, ये कप लाइक कैविटी है. Now this cup-like cavity at its bottom has a fertile layer. So here you can see this is the bottom of the cavity and this bottom of the cavity is having a fertile layer. Okay, fertile layer, and from this fertile layer arises filaments, fertile filaments और दूसरा होता है नॉन फर्टाइल फिलामेंट्स. तो ये जो देख रहे हैं अब ये नॉन फर्टाइल फिलामेंट है. तो ये नॉन फर्टाइल फिलामेंट को हम क्या कहेंगे, पैराफाइसिस. इसके ऊपर एंथेरिडिया तैयार नहीं होगा इसलिए इट इज़ कॉल्ड नॉन फर्टाइल एंड सच नॉन फर्टाइल फिलामेंट्स आर कॉल्ड पैराफाइसिस. एंड द फर्टाइल फिलामेंट्स नेचुरली दे प्रोड्यूस एंथेरिडियम. ओके, इसके ऊपर देखेंगे हम
एंथेरिडिया दिख रहे हैं, लाल रंग से मैंने बताया. सो दीज आर द एंथेरिडिया. सो ये एंथेरिडियल ब्रांच, एंड ऑन दिस एंथेरिडियल ब्रांच देयर अराइजेस एंथेरिडियम. ओके, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये फर्टाइल लेयर से एंथेरिडियल ब्रांच भी डेवलप हो रहा है, उसके ऊपर एंथेरिडिया तैयार हो रहे हैं, और ये नॉन फर्टाइल ब्रांच है तो उसको हम कहेंगे पैराफाइसिस. ओके, नाउ अनदर important thing is there, this cavity has an opening and this opening is called ostiole. ये opening होता है, इसको कहते हैं ostiole. Now at the orifice, at the opening of this cavity near the ostiole, there are more fine filaments, sterile filaments. They are protective in nature and these are called periphysis. So here again you have to mind well the terminologies, periphysis and paraphysis. So these are the two different things. So in this way you will find that this is मेल कॉन्सेप्टैकल, तो जिसके अंदर मेल एंथेरिडियम तैयार होते हैं, और ये एंथेरिडिया क्या क्या तैयार करेंगे अभी, एंथ्रेजॉइड्स. ओके, सो दिस एंथेरिडियम विल प्रोड्यूस एंथ्रेजॉइड्स. नाउ लेट अस सी द एंथ्रेजॉइड्स. एंथ्रेजॉइड्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. So this is the important thing. कैसे होते हैं एंथ्रेजॉइड? They are uninucleated and they are haploid. So this thing you have to emphasize. They are haploid. इस बात को ध्यान रखना है. They are haploid. The anthrazoids are pear-shaped, biflagellated structure. So these anthrazoids has 2 flagella. Okay, वो तो pear-shaped होते हैं और उसको 2 flagella होते हैं. Out of these 2 flagella, one is tinsel and other is long whiplash flagella. Hence, the anthrazoid is called heterocont. So this is also important feature of anthrazoids. So 2 flagella होते हैं उसको अलग अलग किस्म के. एक टिंसेल प्रकार का फ्लैजेला होता है और दूसरा whiplash प्रकार का फ्लैजेला होता है. तो दोनों फ्लैजेले अलग अलग किस्म के होने के कारण इस प्रकार का जो एंथ्रेजॉइड होता है उसे हेटेरोकॉन्ट कहा जाता है. ओके, यू हैव टू माइंड दिस वर्ड हेटेरोकॉन्ट. ओके, अगर वो सिमिलर फ्लैजेले होते तो हम उसको क्या कहते, उसको कहते होमोकॉन्ट. बट ये दोनों फ्लैजेले कैसे, एक टिंसेल काइंड ऑफ फ्लैजेला, अनदर इज whiplash काइंड ऑफ फ्लैजेला, एंड बोथ फ्लैजेला आर डिफरेंट. देयरफॉर दिस एंथ्रेजॉइड इज कॉल्ड हेटेरोकॉन्ट. ओके, अभी ये हेटेरोकॉन्ट है, ये जो एंथ्रेजॉइड है वो एंथेरिडियम में तैयार हो रहे हैं. तो उसका डेवलपमेंट कैसा होता है? नाउ लुक हियर, दिस इज एंथेरिडियम. इट इज़ अ स्टॉक ऑफ एंथेरिडियम एंड दिस इज द बॉडी ऑफ एंथेरिडियम. एंड नाउ दिस एंथेरिडियम हैज़ ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस. ओके, ये जो एंथ्रेजॉइड मदर सेल है इसके अंदर ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू understand. So this antheridia contain a diploid nucleus. Okay, now this diploid nucleus undergo meiosis. उसका क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे. अब ये डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है. ओके, सो मियोसिस हो रहा है, नॉट माइटोसिस. अब मियोसिस होने से क्या हो जाता है, दिस न्यूक्लिया प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया. तो इससे क्या हो जाता है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया तैयार हो गए एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस. मियोसिस होने के कारण यहाँ पे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया तैयार हो जाएंगे. अभी ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है, ठीक है नहीं, ये न्यूक्लिया है 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया. इसका क्या होगा, अभी उसका क्या होगा, माइटोसिस. नाउ हियर यू कैन सी, इसका अब क्या होगा, माइटोसिस, यानी कि सिंपल डिवीजन होगा. ओके, ये रिडक्शन डिवीजन हो गया, अभी ये सिंपल डिवीजन होगा. अब ये 4 जो है तो इसके माइटोसिस बहुत सारा होगा, रिपीटेडली माइटोसिस होगा, और जब रिपीटेडली माइटोसिस होगा तो देयर विल बी अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ नंबर ऑफ मेनी एंथ्रेजॉइड्स. सो दीज एंथ्रेजॉइड्स आर मेनी एज वेल एज हैप्लॉइड. तो ये बात हमको ध्यान रखना है. क्या हो गया, यहाँ पे जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसका अब क्या होगा, यहाँ पे हैप्लॉइड
एंथेरिजॉइड्स तैयार हो गए। ओके, सो दिस एंथेरिडियम प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड एंथेरिजॉइड्स। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई कि एंथेरिडिया के अंदर नंबर ऑफ एंथेरिजॉइड्स तैयार होते हैं एंड दीज एंथेरिजॉइड्स आर हैप्लॉइड। ओके, सो ये भी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये दो जो फिनोमेनन यहाँ पे हो रहे हैं, पहला मियोसिस, फिर दूसरा होता है माइटोसिस। सो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, नाउ अब ये एंथेरोजॉइड है, ये सिंगल एंथेरोजॉइड कैसा होता है? सो दिस इज द सिंगल एंथेरोजॉइड ऑफ सार्गासम। इट इज़ पेयर शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, बहुत सारा फूड मटेरियल इसके अंदर होता है, और ये एक न्यूक्लियस है एंड दिस न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, अभी उसको क्या हो जाता है, दो फ्लैजेला, देयर आर टू फ्लैजेला, वन फ्लैजेला इज ऑफ टेंसिल टाइप एंड अनदर फ्लैजेला इज व्हिप्लैश टाइप। सो बोथ flagellae are not of similar type, they are of dissimilar type. Okay, for that reason this antherozoid is called heterocont. तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, दोनों जो फ्लैजेले है एक टिंसिल टाइप का होता है, एक व्हिप्लैश टाइप का होता है, इसलिए ये अलग अलग होने के कारण इसे हेटेरोकॉन्ट कहा जाता है। सो दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ एंथेरोजॉइड। तो अभी ये मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में हो गया। Now let us see the female sex organ, that is oogonia. Now this oogonia of sargassum is a female sex organ. Okay, it is a female sex organ and it is developed in female conceptacle on fertile layer. तो नेचुरली मैंने आपको बताया कि मेल कॉन्सेप्टेकल और फीमेल कॉन्सेप्टेकल अलग अलग है, तो यहाँ पे ये फीमेल कॉन्सेप्टेकल है। ओके, मेल कॉन्सेप्टेकल में मेल तैयार होगा और फीमेल कॉन्सेप्टेकल में फीमेल। It has apical oogonial cell, middle stalk and basal cell. Okay, so this is the description. So after observing the figure, these points will be cleared. It has apical oogonial cell, middle stalk cell and basal cell. It has three coverings. This oogonia has three coverings. Outer cover is called exocyte, middle is called mesocyte and inner endocyte. So you have to remember these wordings: exocyte, mesocyte and endocyte. Okay, now this is the thing that is taking place during the development of a haploid egg. अभी क्या होता है, the diploid oogonial nucleus divides meiotically to produce 4 nuclei, then mitotically to produce 8 nuclei. Out of these 8 nuclei, 7 degenerate and 1 haploid nuclei remain. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। ओके, क्या होता है कि ये डिप्लॉयड oogonal न्यूक्लियस होता है oogonia के अंदर, एंड ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस को क्या हो जाता है, पहला मियोसिस हो जाता है। तो मियोसिस होने के बाद एक न्यूक्लियस के 4 न्यूक्लिया बन जाएंगे और उसके बाद में फिर माइटोसिस हो जाएगा एक, और माइटोसिस होने की वजह से 8 न्यूक्लिया तैयार हो जाएंगे। ओके, तो ये 8 न्यूक्लिया तैयार होने के बाद 8 न्यूक्लिया में से 7 डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ बाद में एक हैप्लॉइड न्यूक्लिया बच जाता है, और वो एग में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस वो गैमेट के तौर पे रह जाता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन oogonia ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एग और ओहम। तो यहाँ भी वो ही हो रहा है कि नहीं। पहला जो डिवीज़न है वो मियोसिस का है। ओके, मियोसिस होता है पहला डिवीज़न, फिर बाद में माइटोसिस होता है। सो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। अभी ये किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये दिस इज़ द oogonia, दिस इज़ द फीमेल कॉन्सेप्टेकल। ओके, तो फीमेल कॉन्सेप्टेकल में अगेन यू विल फाइंड दैट दिस कैविटी हैज़ ए फर्टाइल लेयर। So again here you can see this fertile layer in green color. Okay, this is the fertile layer, and from this fertile layer there develops oogonia. So this is the oogonial initial, and after some time this oogonia develops into a mature oogonium. So this is mature oogonium. Okay, so this is the mature oogonium. तो ये fertile layer से
इस प्रकार से ये ऊगोनिया का डेवलपमेंट होता है। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ ऊगोनियम डेवलप इन द कैविटी। तो इस प्रकार से ऊगोनिया डेवलप होता है फर्टाइल लेयर से, जैसे कि हमने मेल कॉन्सेप्टेकल में देखा है फर्टाइल लेयर से फर्टाइल ब्रांचेस डेवलप होते हैं, उसी प्रकार से ये फर्टाइल लेयर से ऊगोनिया डेवलप होता है। नाउ दिस मैच्योर ऊगोनियम, नाउ लेट अस सी हाउ दिस मैच्योर ऊगोनियम इज़। अब ये मैच्योर ऊगोनियम किस प्रकार से होता है उसको अलग करके हम देखेंगे। नाउ दिस इज़ द सारगेसम ऊगोनिया, सिंगल ऊगोनियम ऑफ सारगेसम। नाउ लेट अस सी हियर इट हैज़ ए बेस, ठीक है नहीं, अभी इसको बल्बस बेस है, दिस इज बल्बस बेस एंड फ्रॉम दिस बेस अराइजेस ए म्यूसिलाजिनस स्टॉक, ये म्यूसिलाजिनस स्टॉक है एंड दिस म्यूसिलाजिनस स्टॉक टर्मिनेट इनटू ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग एग और ओहम। ओके, सो दिस एग जो है इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ओके, एंड इट हैज़ ए कवर्स कोटिंग्स। सो दिस outer coating is called exocyte, this middle coating is called mesocyte and this inner coating is called endocyte. So इस तरह से ये तीन किस्म के इसको कवर्स है, तीन कवर से ये प्रोटेक्ट किया गया है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और ये एक जो है, एक का हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है ये तीन कोटिंग से कवर करके उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। सो दिस इज़ द सिंगल ugonium. Okay, so you have to remember and see this figure carefully. Now let us move further. ये जो इसके अंदर जो एग है, एग डेवलप हो रहा है, देखो यहाँ पे दिस इज एग हैप्लॉइड न्यूक्लियस विथ एग विथ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो ये एग या ओहम जिसे कहा जाता है वो किस प्रकार से डेवलप होता है उसका डेवलपमेंट देख लेंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ एग और ओहम। नाउ दिस इज ugonium, a single ugonium with bulbous base. So here we can see this bulbous base, okay, mucilaginous stalk, और ये ऊपर का हिस्सा जिसके अंदर एग और ओहम है। Now here you have to see this nucleus is diploid initially. शुरू में ये जो न्यूक्लियस है ओहम के अंदर का, ऊगोनिया के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड है। दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर वेल। तो ये डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस होता है उसका आगे क्या होता है, उसका आगे पहला होता है मियोसिस। ओके, सो मियोसिस इज टेकिंग प्लेस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो मियोसिस होने से क्या हो जाएगा, मियोसिस का रिजल्ट क्या होगा, 4 न्यूक्लिया डेवलप हो गए और वो भी हैप्लॉयड। सो हियर यू कैन सी 4 न्यूक्लिया आर डेवलप्ड एंड दिस न्यूक्लिया आर हैप्लॉयड। ओके, सी इट केयरफुली। ओके, 4 न्यूक्लिया है और ये 4 न्यूक्लिया कैसे हैप्लॉयड है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट phenomenon that is taking place here during the development of egg. Now these 4 haploid nuclei undergo mitosis. देखिए फिर अभी ये जो दूसरा डिवीजन हो रहा है इसका न्यूक्लियर डिवीजन वो माइटोसिस है। तो ये 4 जो न्यूक्लिया है हैप्लॉइड इसका माइटोसिस हो जाएगा, एक माइटोसिस और सिंगल माइटोसिस। फिर सिंगल माइटोसिस होने से क्या होगा और 4 न्यूक्लिया यहाँ पे तैयार हो गए, लेकिन दे आर आल्सो हैप्लॉइड। तो अभी ये सब जो न्यूक्लिया है दे आर हैप्लॉइड। ओके, पहला मियोसिस डिवीजन होने से 4 न्यूक्लिया आ गए, उसके बाद में माइटोसिस, एक माइटोसिस का डिवीजन हो गया इसलिए और 4 न्यूक्लिया आ गए। ऑल दिस न्यूक्लिया आर हैप्लॉइड, सो देयर आर 8 न्यूक्लिया नाउ। ओके, सो व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस 8 न्यूक्लिया। अभी 8 न्यूक्लिया है तो ये 8 न्यूक्लिया का क्या हो जाता है, आउट ऑफ 8 न्यूक्लिया 7 न्यूक्लिया डीजनरेट। सो नाउ दिस थिंग इज टेकिंग प्लेस, 7 न्यूक्लिया डीजनरेट हो रहा है और 7 न्यूक्लिया डीजनरेट होने की वजह से देयर विल रिमेन ए सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस। सो इन दिस वे यू विल फाइंड दैट ए सिंगल न्यूक्लियस विच इज़ हैप्लॉइड। सो इस तरह से फ्रॉम डिप्लॉयड न्यूक्लियस ए सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज डेवलप्ड। सो ये एक जो होता है और ओहम जिसे हम कहेंगे उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस सिंगल होता है। सो दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनिया। उसके अंदर जो एक तैयार होता है उसका डेवलपमेंट इस तरह से होता है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन।
The fertilization occurs in water. So during fertilization, numerous anthrazoids released from antheridia that swim to oogonia by chemotaxis. कीमोटैक्सिस की मदद से क्या हो जाता है, बहुत सारे मेल एंथ्रेजॉइड जो है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स oogonia, that is female sex organ, through chemotaxis. So what is this chemotaxis? Chemotaxis is a process where the anthrazoids are attracted towards oogonia through chemical attraction. तो oogonia क्या करता है, it releases some chemical and this chemical biochemical attracts anthrazoids. These are swimming in adjacent area through chemotaxis. So chemical attraction is there, and these anthrazoid, number of anthrazoid approach to the oogonia, but one anthrazoid fuse with oogonium. तो सिर्फ एक ही एंथ्रेजॉइड ओगोनियम से फ्यूज होगा. The male nucleus from the anthrazoid fuse with female nucleus. So this is fertilization. Okay. और हैप्लॉइड मेल न्यूक्लियस, हैप्लॉइड फीमेल न्यूक्लियस, इसका फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉइड ज़ाइगोट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज द फर्टिलाइजेशन. सो डिप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेनिंग ज़ाइगोट इज प्रोड्यूस्ड. अब ये जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पानी में हो रहा है, और उसको स्विम करने के लिए, एंथ्रोजॉइड को स्विम करने के लिए दो फ्लैजेला है, ठीक है, और ये फ्लैजेला के माध्यम से और कीमोटैक्सिस, ये फिजियोलॉजिकल एक्शन होने की वजह से, ठीक है ना, कीमोटैक्सिस होता है. तो ये केमिकल जो सीक्रेट होता है oogonia से, उसकी वजह से ये एंथ्रोजॉइड oogonia की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स यहाँ आकर चिपक जाएंगे. सो यू कैन सी हियर नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स आर स्टिक टू द oogonia for fertilization, but out of many only one एंथ्रोजॉइड एंटर्स एंड देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. तो यहाँ पे एक ही एंटर करेगा और मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, और ये फ्यूजन होने के बाद फिर डिप्लॉयड ज़ाइगोट तैयार होगा. ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन वाटर. और ये होने के बाद क्या हो जाता है, ज़ाइगोट तैयार हो जाएगा. ओके, द ज़ाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन. सो इट इज़ अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ना, मेल हैप्लॉइड एंड फीमेल हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद डिप्लॉयड ज़ाइगोट तैयार होगा, एंड हियर बिगिंस द स्पोरोफाइटिक जनरेशन. द लिबरेटेड ज़ाइगोट अंडर फेवरेबल कंडीशन जर्मिनेट. अब ये ज़ाइगोट जब तैयार होगा और वो अंडर फेवरेबल कंडीशन जर्मिनेट होगा, तो ज़ाइगोट का क्या होगा, ज़ाइगोट डिवाइड माइटोटिकली, नंबर ऑफ टाइम्स माइटोटिकल डिवीजन विल ऑकर एंड न्यू थैलस विल बी फॉर्म्ड. तो इस तरह से ये ज़ाइगोट से क्या होगा, नया थैलस तैयार होगा. सो हियर यू कैन सी दिस ज़ाइगोट. ओके, oogoनियल वॉल्स के अंदर ही है ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस. सो दिस इज़ डिप्लॉयड ज़ाइगोट, और ये डिप्लॉयड ज़ाइगोट बाद में क्या होगा, इसका जर्मिनेशन होगा अंडर फेवरेबल कंडीशन. सो हियर यू कैन सी दिस डिप्लॉयड ज़ाइगोट विथ 2n न्यूक्लियस. ओके, सो यहाँ आप देखेंगे, सो हियर दिस इज़ द डिप्लॉयड ज़ाइगोट विथ 2n न्यूक्लियस. तो इसका अंडर फेवरेबल कंडीशन डिवीजन होगा. ये यहाँ पे देखेंगे लोअर सेल जो है तो उसको कहेंगे होल्ड फास्ट सेल. सो दिस इज़ होल्ड फास्ट सेल एंड अपर सेल इज़ कॉल्ड थैलस सेल. सो दिस इज़ द टू सेल्ड स्पोरोफाइट और डिवाइडिंग ज़ाइगोट. फिर बाद में फिर माइटोसिस हो जाएगा, बहुत सारा माइटोसिस होने के बाद सेलुलर डिवीजन हो जाएगा, और ये लोअर सेल जो है तो होल्ड फास्ट सेल बोलेंगे, और ये डेवलपिंग थैलस. तो इस तरह से मल्टी सेलुलर डेवलपिंग सार्गैसम थैलस फ्रॉम डिप्लॉयड ज़ाइगोट. तो इस तरह से ये मल्टी सेलुलर थैलस बॉडी तैयार हो रही है. इट इज़ अंडर डेवलपमेंट. सो इन दिस वे यू विल फाइंड दैट दिस ज़ाइगोट जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस स्पोरोफाइट. नाउ अनदर कंसेप्ट दैट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन सार्गैसम. तो सार्गैसम के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जैसे कि सभी प्लांट में होता है. सो लेट अस सी द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन सार्गैसम. द सार्गैसम थैलस और प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, एंड दिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ओके, एट मैच्योरिटी इट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ओके,
तो उसके बाद में देखा हमने कि मेल और फीमेल गैमेट आ गए तो उसका फर्टिलाइजेशन होगा और दे विल प्रोड्यूस डिप्लॉयड ज़ाइगोट, एंड दिस डिप्लॉयड ज़ाइगोट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। When diploid generation alternates with haploid generation, it is called diplontic type of alternation of generation। तो इस तरह से ये सार्गेसम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, और हैप्लॉइड जनरेशन जो है वो बहुत ही छोटा होता है। तो इस प्रकार से हैप्लॉइड जनरेशन जिसमें छोटा है और डिप्लॉइड जनरेशन ज़्यादा है तो उसको डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। सो अल्टरनेट होता है ये गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो इस तरह से ये सार्गेसम के अंदर डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। Now here I have shown you this alternation of generation in schematic way. So this is the Sargassum sporophyte, which is a diploid plant. Okay, so diploid plant Sargassum. Now this Sargassum produces fertile branch. On this fertile branch there is a receptacle, and the receptacle contains male and female conceptacle. Okay, sex organs. Now sex organs are two, that is male conceptacle and female conceptacle. Male conceptacle produces antheridia and female conceptacle produces oogonia. Now this antheridia produces antherozoids, and this oogonia produces egg or ovum through meiosis. Okay, अब यहाँ पे देखेंगे मेल कॉन्सेप्टेकल फीमेल कॉन्सेप्टेकल वो एंथेरिडिया और oogonia प्रोड्यूस करेंगे, और एंथेरिडिया प्रोड्यूस करेगा एंथेरोजॉइड, oogonia प्रोड्यूस करेगा एग और ओहम, बट थ्रू मियोसिस। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ टेकिंग प्लेस हियर, ये ध्यान में रखना है। मियोसिस के माध्यम से हैप्लॉइड है कि नहीं, ये गैमेट्स है एंथेरोजॉइड हैप्लॉइड, और ये हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, एंथेरोजॉइड्स हैप्लॉइड, ओहम और एग हैप्लॉइड। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू मियोसिस, ये मियोसिस का प्रोसेस होता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, इतना ही ये जो जनरेशन है ये हैप्लॉइड जनरेशन है, और इधर का जनरेशन देखेंगे तो इट इज़ ए डिप्लॉइड जनरेशन। नाउ एंथेरोजॉइड्स एंड एग अंडरगो फर्टिलाइजेशन, तो ये आगे का प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। एज यू नो एंथेरोजॉइड एंड ओहम अंडरगो फ्यूजन थ्रू फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, डिप्लॉयड zygote. So here you can see after fertilization diploid zygote is produced. So this is the diploid zygote. Okay, अब ये diploid zygote तैयार हो गया यहाँ पे, और diploid zygote तैयार होने के बाद क्या होगा, diploid जनरेशन शुरू होगा। यहाँ पे you can see this is the diploid generation now, sporophytic generation. ओके, और इतना जो बचा हुआ है जो पिंक फ्रेम में दिखाई पड़ेगा आपको, ये है हैप्लॉइड जनरेशन, दैट इज गैमेटोफैटिक जनरेशन. सो हियर यू कैन सी डिस्टिंक्ट टू जनरेशंस, दिस लेंदी स्पोरोफाइटिक और डिप्लॉइड जनरेशन. ये इतना बड़ा स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड जनरेशन है, और इतना छोटा शॉर्ट और ब्रीफ हैप्लॉइड जनरेशन है थ्रू मियोसिस. सो द things and the portion that I have highlighted in this pink frame is haploid generation. ये पिंक फ्रेम के अंदर जितना अभी मैं बताया हूँ ये हैप्लॉइड जनरेशन है सारे किस्म का, और ये डिप्लॉइड जनरेशन है. ओके, सो अगेन यू कैन सी हियर दिस इज़ द डिप्लॉइड जनरेशन, और ये जो पिंक फ्रेम में मैं बता रहा हूँ ये है हैप्लॉइड जनरेशन और गैमेटोफैटिक जनरेशन. So it is diploid sporophytic generation और it is haploid gametophytic generation. तो इस तरह से alternation of generation is taking place in sargassum. Okay, so it is a haplontic type of diplontic type of alternation of generation. So this is about alternation of generation. अभी लास्ट जो पॉइंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन सार्गेसम. सो एज आई टोल्ड यू दैट फियोफाइटा algae इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फूड कंजम्पशन फॉर ह्यूमन बींग्स. तो सार्गेसम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट algae है, दैट इज़ यूज्ड इन फूड आल्सो,
अभी आजकल हम फूड में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में नए नए जो जनरेशन के लोग हैं उनको पता है कि ये सी फूड क्या होता है। अब सी फूड में खाली मछलियाँ ही नहीं खाते हैं, तो अभी ये अलगी भी खाने लगे हैं लोग। सो दिस इज़ द न्यू डेवलपमेंट। अभी ये ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में ये सी फूड नाम की चीज़ है, उसमें सारगैसम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम नाउ, एंड फ्रॉम दिस सारगैसम नंबर ऑफ डिशेस कैन बी प्रिपेयर्ड ओके ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारत में भी पाए जाते हैं, लेकिन हमें उतना अभी ये नहीं है, उसकी आदत नहीं है, उसकी वजह से हम सारगैसम उतना खाते नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जिसको पता है वो खाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी व्हाट कैन से nice algae from the point of view of different ingredients, food ingredients. So sargassum is used in food for human being in coastal region. उसके बाद में ये फूड ह्यूमन के लिए भी है और एनिमल के लिए भी यूज़ किया जाता है। अभी इसके अंदर क्या होता है, आयोडीन बहुत है। एज इट इज़ ग्रोइंग इन द सी वाटर, सो इट कंटेन्स एबंडेंट क्वांटिटी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की मात्रा भी हमें चाहिए, तो आयोडीन की कमतरता कम करने के लिए सारगैसम का भी यूज़ किया जाता है। अगर आयोडीन कम हो जाता है बॉडी में तो गोइटर हो जाता है, तो गोइटर को ट्रीट करने के लिए सारगैसम इज़ ए गुड मेडिसिन, इट इज़ अ फूड मेडिसिन। देन देर इज़ अल्जीनेट इन सारगैसम। अल्जीनेट नाम का एक बायोकेमिकल सारगैसम के अंदर होता है, जिसका यूज़ फूड इंडस्ट्री में होता है एज ए थिकनर्स, कॉस्मेटिक्स में भी होता है, फार्मास्यूटिकल में भी होता है, पेंट इंडस्ट्री में भी होता है। सो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है जिसके अंदर अल्जीनेट्स यूज़ किया जाता है। सो देयरफॉर सारगैसम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्जीनेट। तो इस तरह से इसके कुछ यूज़ मैंने यहाँ पे आपको बताया है। बहुत सारे यूज़ है, लेकिन दीज आर द फ्यू यूजेस। सो यू कैन गो टू द टेक्स्ट एंड कंपाइल नंबर ऑफ यूजेस ऑफ सारगैसम। तो इस प्रकार से ये सारगैसम अलग अलग इंडस्ट्री में हमें यूज़ होता है। सो दिस इज़ द presentation on sargassum. So thank you for watching this presentation. So for proper understanding you have to watch this presentation repeatedly. Okay, so इस तरह से ये presentation आपको repeatedly देखना है, और if you have any difficulty you may contact me. Okay, thank you.